तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा है सब लोग। मैं गौरव। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 51th G7 समिट हुआ है कनाडा में, उसके बारे में। ठीक है, हो गया। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, इकोनॉमिक पावर नेशन का यह एक क्या है, समूह है। यानी कि G7। G7 क्या है? G7 के बारे में अगर देखें तो G7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का इकोनॉमिक पावर नेशन है। ओके, यह एक समूह ग्रुप है जो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं G7 का मुख्यालय कहाँ है। तो G7 का मुख्यालय आपको G7 का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? G7 का मुख्यालय कहीं नहीं है, कोई G7 का मुख्यालय नहीं है, इसका कोई अस्थायी सचिवालय या कार्यालय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि G7 का जब निर्माण हुआ था, ठीक है, तो G7 के निर्माण के समय में ये तय कर लिया गया था कि जब इसकी बैठक होगी, जब इसकी समिट होगी, तब ही ये अनाउंस किया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम कौन सा देश इसका मुख्यालय का कार्यभार निभालेगा, यानी कि कौन सा देश G7 की बैठक के लिए अगुवाई करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि वर्तमान अध्यक्षता 2025 और वर्तमान में G7 में कितने देश हैं, G7 क्या है, इसमें कौन से देश हैं। ठीक है, यहाँ पर कि वर्तमान में अध्यक्षता 2025 वर्तमान में G7 में कितने देश हैं, G7 क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं। तो हमारा आंसर है कि G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है। ये देश हैं, एक मिनट मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ कर्सर को। तो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब आगे वाला है कि पहला जी शिखर सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, जी शिखर सम्मेलन आखिर कब हुआ था, ये जानना तो जरूरी है कि पहला जी शिखर सम्मेलन कब हुआ था। लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि पहला जी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था, पहले G6 शिखर सम्मेलन हुआ था, क्योंकि G7 पहले बना ही नहीं था, क्योंकि कनाडा इन्वॉल्व नहीं था। यानी कि कनाडा को जी के जो देश हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 के देश में कनाडा नहीं आया था, उससे पहले G6 ही था जब इसका निर्माण हुआ था। तो साल 1975 में फ्रांस के रैम्बो इलेट, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रैम्बो इलेट में आयोजित किया गया था। चूंकि कनाडा अगले वर्ष तक इसमें शामिल नहीं हुआ था, इसलिए इसे तब G6 के बैठक के रूप में ही जाना जाता था। यानी कि जब G7 का निर्माण करना था तो उससे पहले G7 से पहले G6 का निर्माण हो चुका था। 1975 में जब ऑयल संकट आया था, ऑयल प्रॉब्लम आया था पूरा वर्ल्ड पे, तो उस समय में ही G6 का निर्माण किया गया था। और इस ग्रुप ने जैसे जैसे समय बिताया तो साल 1976 में क्या होता है, कनाडा को क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। ओके ओके, G7 शिखर सम्मेलन जो कनाडा में हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप इसे पढ़ो। कांस्कीज कांस्कीज नाम का एक जगह है कनाडा में। ठीक है, ये माउंटेन एरिया पड़ता है, यहीं पर G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। हाल ही में जी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, कनाडा के कांस्कीज में। ठीक है, और इसके कुछ तस्वीरें हैं जो कि आप देख पा रहे हो। जी शिखर सम्मेलन का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। ओके, कोई भी अस्थायी सचिवालय, जी शिखर सम्मेलन का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। तो नहीं है तो फिर इसका ऑफिस कहाँ है? तो इसका कोई ऑफिस नहीं है भाई, इसका कोई भी परमानेंट सचिवालय नहीं है, कोई भी कार्यालय इसका नहीं है। यह एक अध्यक्षता के माध्यम से आयोजित किया जाता है। क्या होता है? यह एक अध्यक्षता के माध्यम से आयोजित किया जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि जो कनाडा इस बार अध्यक्षता किया इसका, यानी कि कनाडा अगर आप देखो तो कनाडा है कहाँ, पहले तो आप ये देख लो कि कनाडा है कहाँ। तो मैं आपको दिखाऊं तो कनाडा, जैसे कि ये वर्ल्ड मैप है, हम देख पा रहे हो, ये वर्ल्ड मैप है। तो भारत हमारा यहाँ है। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ, आप देखना, मैं बता रहा हूँ कि भारत यहाँ है। ठीक है, भारत अगर यहाँ है तो कनाडा कहाँ है? तो आप यूँ इस तरह से हिंद महासागर के होते हुए केप ऑफ गुड होप जाओ, केप ऑफ गुड होप होते हुए फिर ये हमारा कौन सा सागर है? ये हमारा प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर से होते हुए अगर आप यहाँ पर हो तो ये देखो, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, जो कि ये पार्ट उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका है। इसको अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पर कोस्टारिका नाम का कोई देश है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, कोस्टारिका। ठीक है, कोस्टारिका नाम का कोई देश है,
इस देश के साइड से ही अगर आप जाना चाहो तो इस होते हुए अगर जाओ देखो तो यहाँ पर आपको यूएसए मिल जाता है। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है? यूएसए। हालांकि आप प्रशांत बेसिन में जब आ ही गए हो तो आप यूएसए को देख रहे हो, यहाँ पर हमारा यूएसए देश है, यहाँ पर हमारा क्या है? यूएसए यानी कि अमेरिका है। और कनाडा कौन सा है? तो कनाडा हमारा ये रहा कनाडा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, मैं आपको दिखाऊं तो कनाडा लिखा हुआ है मैप पर, ये रहा कनाडा। ठीक है, इसी कनाडा के एक राज्य में कैस्कोडोकिया में क्या हुआ है कि G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें भारत को, जो हमारा देश भारत है ना, उसको एज ए गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। यानी कि भारत G7 शिखर सम्मेलन का परमानेंट मेंबर नहीं है, बट भारत को बुलाया जाता है। भारत को जो बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है गेस्ट के रूप में। हमारा देश जो भारत है उसको बुलाया जाता है गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। क्योंकि भारत क्या है? भारत हमारा जो देश है वो G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कर चुका है और G20 शिखर सम्मेलन का परमानेंट मेंबर भी है। और G20 शिखर सम्मेलन में रूस भी एक परमानेंट मेंबर है और दक्षिणी अफ्रीकी देश, कई दक्षिणी अफ्रीकी देश हैं जो कि एक प्रकार से देखिए तो G20 शिखर सम्मेलन के मेंबर हैं। बट मैंने जो बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश हैं जो कि इस सम्मेलन के ग्रुप में आते हैं, तो मैं आपको फिर से दिखाऊं तो G7 शिखर सम्मेलन के जो देश हैं उसमें आपको कुछ देश ही है जो कि 7 देश है जो कि आते हैं। एक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी। ठीक है, तो ये देश ही क्यों आते हैं G7 शिखर सम्मेलन में? और भी देश है दुनिया के, वो लोग भी तो आ सकते थे, लेकिन ये 7 कंट्रीज को ही आने का मौका मिलता है। हालांकि बात यह है कि मैंने बताया भी है, मैं अपने PDF के द्वारा आपको, कि जो 7 दुनिया की मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, ये मॉडर्न इकोनॉमिक कंट्री में हमारा देश भी है, लेकिन हमारे देश को मेंबरशिप नहीं मिला है। एक वीटो पावर होता है, आप जानते होंगे, वीटो पावर के कारण नहीं मिल पाता है। लेकिन रिस्पेक्ट को देखते हुए, भारत की महत्वाकांक्षी विदेश नीति को देखते हुए, इन देशों के जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं वो भारत को अपने मेंबर्स में एज ए गेस्ट लाते हैं और लाने के लिए भूलते भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत क्यों जाता है, भारत का वहाँ क्या इंपॉर्टेंस है। भारत एक प्रकार से क्या करता है, G7 शिखर सम्मेलन है, उसमें G20 के जो भी मुद्दे होते हैं, जो कुछ बड़े मुद्दे होते हैं, उसको वहाँ पर वो रख पाता है और G7 के जो देश हैं उस मुद्दे को हल करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो कुछ ही देश हैं जो कि G7 शिखर सम्मेलन में है, वो है कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अंत में हमारा जापान। ठीक है, ये जापान। अब हम लोग पढ़ेंगे कि G7 2025 की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है, तो G7 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वर्ष 2025, एक मिनट, इतना ठीक है, जो ज़्यादा हो गया, ओके ये ठीक है। वर्ष 2025 के G7 शिखर सम्मेलन का स्थल और मेजबान 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित पर्वतीय पर्यटन नगर कनानिस्किस बान्फ में आयोजित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये G7 शिखर सम्मेलन जो 2025 है वो 51वां G7 शिखर सम्मेलन था। इससे पहले फ्रांस में 50वां G7 शिखर सम्मेलन हो चुका था। ठीक है, और ये जो रिसेंटली G7 शिखर सम्मेलन हुआ है वो कनाडा में हुआ है और इसकी जो तारीख है वो 15 से 17 तारीख के बीच में हुई है। तो कनाडा के किस प्रांत में हुई है? अल्बर्टा प्रांत में हुई है। इस जगह में हुई है तो एक पर्वतीय यानी कि माउंटेन टूरिस्ट सिटी है। ठीक है, प्लेस है, उसका नाम है कनानास्किस। ओके, ये एक प्रकार की वैली है, यहाँ पर ही हमारा G7 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है। इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं। इसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ नरेंद्र मोदी जो है टॉक कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन के जो देश हैं उनके सुप्रीम लीडर से। यहाँ हमारा नरेंद्र मोदी है जो कि टॉक कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट इशू होता है, वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंट इशू होता है, जैसे तेल संकट के बारे में, एनर्जी के बारे में, गैस एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, अभी जो वॉरफेयर हो रहा है, कई देशों में युद्ध हो रहा है, उसके बारे में टॉक होती है इसमें।
ठीक है। ये G7 शिखर सम्मेलन में जो गेस्ट आते हैं उनके लिए एक शानदार होटल को आप देख सकते हैं। ये शानदार होटल है उसको ठहरने के लिए, ऑफिस में बातचीत करने के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि G7 शिखर सम्मेलन जहाँ हुआ है कनाडा में, वह एक प्रकार का क्या है, एक माउंटेन सिटी है। माउंटेन सिटी है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर माउंटेन सिटी है। इस यहीं ये जो वैली है, ये ग्रीन वैली है, यहीं पर आकर के सभी लोग फोटो सेशन में अपना पिक भी खिंचवाए हैं। और मैंने आपको बताया था कि भारत हमारा इस जगह पर है, और इस पॉइंट से अगर आप कनाडा को देखें तो ये रहा हमारा कनाडा। तकरीबन आप देखें तो भारत से कनाडा की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि भारत से कनाडा की दूरी लगभग 16,000 किलोमीटर है। ओके, मैं अब आगे बताऊं। ये सभी देश हर साल एक बार मिलते हैं, और इन देशों के जो प्रमुख सुप्रीम लीडर्स ऑफ द नेशन होते हैं, ये आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, ठीक है। दुनिया भर के प्रमुख मुद्दों पर, किस प्रकार के मुद्दों पर, दुनिया के विभिन्न प्रकार के मुद्दे, विभिन्न तरह के इशूज़ के बारे में ये लोग क्या करते हैं, आपस में गैदरिंग करते हैं। ओके, बायलैटरल बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसके समस्या के हल को ढूंढते हैं। जैसे कि कुछ समस्या है जो कि वैश्विक समस्या है, जैसे कि तेल संकट। आप जानते हैं कि तेल का हम लोग लगभग 45%, कितना, 45% हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से, रूस से। यानी कि भारत 45% यानी 100% जो कंज्यूम करता है, कहीं से लेता है, एक्सपोर्ट करता है, बाहर से एक्सपोर्ट करता है अगर 100%, तो 100% में 45% वो रूस से लेता है। भारत 45% रूस से क्या लेता है, ऑयल लेता है, पेट्रोलियम खरीदता है। ओके, तो एक तेल संकट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी आप जान रहे हैं अभी एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, और भी कई सारे एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप जान ही रहे होंगे। तो नया नया टेक्नोलॉजी जो विश्व में बन रहा है, उसके बारे में यहाँ पर क्या होती है, बैठक में बातचीत की जाती है, और एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी किया जाता है। टेररिज्म के बारे में, अब इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये अमेरिका, अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब बताओ, पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर होता है, और उसके जो जनरल मुनीर है उनको अमेरिका बुलाया जा रहा है डिनर के लिए, कल ही बुलाया जा रहा है। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो 19 जून को, और 18 जून को मुनीर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए गए हुए, इन्वाइटेड थे वे। तो आतंकवाद को छोड़ ही दो भाई, ठीक है। ये ठीक है, तेल संकट ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, बिजनेस के कई सारे डील्स होते हैं जिसको लेकर के यहाँ पर क्या होती है, ऑन द टेबल बातचीत होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत को क्यों बुलाया था, तो भारत की जो सामरिक शक्ति है, भारत की जो विदेश नीति है, ठीक है, वो G7 उसको क्या करता है, एक तरह से इंपॉर्टेंस देता है कि भारत बहुत ही पावरफुल देश है। भारत अपनी इकोनॉमी को लगातार बूस्ट करते जा रहा है। कहाँ वो 2014 में 10th नंबर पे था, अभी वो 2025 में एक तरह से देखा जाए तो चौथा नंबर पे है। तो ऐसा पोजीशन, वो लो पोजीशन से हाई पोजीशन में आ गया। इस बात को देखते हुए G7 के देश भारत को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको प्रत्येक साल एज ए गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। भारत को इससे फ़ायदा क्या है, भारत को इससे फ़ायदा ये है कि उसका वैश्विक महत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है, उसका वैश्विक महत्व बढ़ता है। भारत को इंटरनेशनल इश्यूज़ में बैठने का और समझौता करने का, ठीक है, समझौता करने का मौका मिलता है, चांस मिलता है। इससे हमारी देश की जो महत्व होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। G7 के जो लीडर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर भारत नहीं आता है G7 समिट में, तो समिट क्या होता है, अधूरा माना जाता है। ओके, तो अगर कनाडा में इस बार G7 शिखर सम्मेलन हुआ है तो सॉरी, तो इम्पोर्टेंट फॉर कनाडा, यानी कि हम लोग चलिए इम्पोर्टेंट ऑफ कनाडा यानी कि कनाडा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कनाडा को आज़ादी कब मिली, 1 जुलाई 1867 को कनाडा को आज़ादी मिल गई थी। और कनाडा जब आज़ाद हुआ था तो कनाडा पर उससे पहले, कनाडा के आज़ादी से पहले इस देश पर भी ब्रिटिश हुकूमत था। कौन सा हुकूमत था, यानी कि ब्रिटानिया हुकूमत इस पर थी। यानी कि कनाडा पर भी अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, और ये शासन व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं चली। 1 जुलाई 1867 को कनाडा ब्रिटिश स्टेट से आज़ाद हो गया। लेकिन अमेरिका को देखें तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ही ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। ओके, कनाडा का क्षेत्रफल को देखें तो कनाडा का क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत का क्षेत्रफल को देखें तो भारत का अगर क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल इससे कम है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल क्या है, इससे कम है। लेकिन कनाडा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किस चीज़ में दूसरा सबसे बड़ा देश है,
तो कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंड वाला देश है, यानी कि उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे नंबर 2 देश है, ठीक है, जिसके उसके पास 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, ज़मीन है। पड़ोसी देश के बारे में देखें तो कनाडा के 2 पड़ोसी देश हैं, कनाडा के 2 पड़ोसी देश हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है फ्रांस। एक क्या है भाई, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है फ्रांस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में से जो फ्रांस देश है, जो फ्रांस है, फ्रांस से उसके साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ओके, फ्रांस के साथ उसकी स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो फ्रांस के साथ फिर सीमा कैसे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा की एक लंबी सीमा है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसे हम यूएसए कहते हैं, तो कनाडा के साथ उसकी क्या एक लंबी सीमा है, एक लंबी भूमि सीमा है। लेकिन अगर हम फ्रांस को देखें तो फ्रांस के साथ उसकी सिर्फ क्या है, एक समुद्री सीमा ही है, जो सेंट पियरे और मैकेलेन के फ्रांसीसी प्रायद्वीप पर स्थित है। फ्रांस के साथ कनाडा की जो सीमा है समुद्री सीमा है, कोई स्थलीय सीमा नहीं है। और जो समुद्री सीमा है उस स्थान को हम कहते हैं सेंट पियरे। क्या बोलते हैं, सेंट पियरे और मैकेलॉन। कनाडा की मुख्य फसल, कनाडा की मुख्य फसल में गेहूं आता है, यानी कि कनाडा में सबसे ज़्यादा फसल जो उपजाया जाता है, फर्टिलाइज होता है, वो गेहूं होता है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा फसल, कोई भी हार्वेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कनाडा में, तो वो गेहूं है। उसके बाद कई सारे फसल हैं, जैसे कि कैनोला है, जौ है, राई, जई और दालें भी है। कहा जाता है कि गेहूं कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं क्या है, कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और देश दुनिया में गेहूं के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। यानी कि अगर कनाडा को देखें तो विश्व की जो गेहूं निर्यातक, आयातक नहीं, निर्यातक देश है, उस निर्यातक देशों में कनाडा 1 to 10 में आता है। कनाडा की मुख्य व्यापार, सेवा उद्योग, यानी कि कनाडा एक टेक्नोलॉजी वाला देश है। लेकिन अगर देखें टेक्नोलॉजी के क्रम में, सीरीज में देखें कि टेक्नोलॉजी के रूप में वो कनाडा कितने नंबर पे है, तो अभी वो सूची में नहीं है, बट एक टेक्नोलॉजी संपन्न देश है। तो वो क्या करता है, सर्विस देता है विश्व के कई देशों को, वो क्या करता है, सर्विस देता है। जैसे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कार के पार्ट्स के क्षेत्र में, ठीक है। और जस्ता, यूरेनियम, यूरेनियम आपको पता होगा यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किया जाता है। सोना, निकल, पिटिनोइड्स, एल्यूमिनियम, स्टील, लौह अयस्क, ये सारे मेटल्स हैं जो कि कनाडा इन सारे मेटल्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। कोकिंग कोयला, सीसा, तांबा, मेलिडोलम, कोबाल्ट और कैडमियम का एक प्रमुख निर्यातक देश है, एक्सपोर्टर कंट्री है। टेक्नोलॉजी में स्थान, अगर कनाडा को देखें तो कनाडा का टेक्नोलॉजी में क्या स्थान है। कनाडा के कुछ शहर हैं जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में काफ़ी हाई है, जैसे कि कनाडा का टोरंटो शहर, वैंकूवर शहर, ओटावा शहर और मॉन्ट्रियल सिटी। ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये सारे शहर अपने आप में टेक्नोलॉजी के रूप में काफ़ी एग्रेसिव हैं और यहाँ नौकरियों की काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की गई है। यहाँ पर नौकरी बहुत ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे है, यानी कि अमेरिका से भी आगे है। कनाडा क्या है, अमेरिका से भी आगे है नौकरी के क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर अमेरिका से ज़्यादा नौकरी दी जाती है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कनाडा का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो पीएम मार्क कॉर्नी क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ओके, तो कनाडा के जो वर्तमान पीएम है वो पीएम मार्क कॉर्नी है। जनसंख्या 2025 में कनाडा की अनुमानित जनसंख्या लगभग 4,01,26,723 है। कनाडा के मुख्य धर्म, कनाडा में ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा है, जो कि उस देश की जनसंख्या का लगभग 53.3% है। यानी कि कनाडा में 1,93,73,73,000 से भी ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। यह कनाडा का सबसे प्रमुख धर्म है, जिसमें रोमन कैथोलिक सबसे बड़ा ईसाई संप्रदाय है। इसके बाद कौन सा धर्म है, तो आपने जैसा कि देखा कि कनाडा में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, कनाडा में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। ये कनाडा की जनसंख्या का आधे से भी ज़्यादा है, यानी कि 53.3% है।
और कनाडा की जनसंख्या में ईसाई धर्म कितना है, 1,93,73,000 से भी ज़्यादा है, जो कि कनाडा का सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम धर्म। ओके, कनाडा में इस्लाम धर्म कितना है, उस देश की जनसंख्या का, जो कनाडा का जनसंख्या है उसका 4.9%, यानी कि 17,75,000 से भी ज़्यादा। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म कनाडा में देश की जनसंख्या का 2.3% है, यानी कि 8,28,000 से भी ज़्यादा। सिख धर्म, सिख धर्म कनाडा में 2.1% है, यानी 8 लाख से भी ज़्यादा कनाडा में क्या है, सिखों की जनसंख्या है। और सिखों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ में है वो है ओंटारियो, यानी कि ओंटारियो में सबसे ज़्यादा सिख धर्म को मानने वाले पाजी लोग, वाहेगुरु को मानने वाले पाजी लोग, यानी कि पंजाबी लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को देखें तो कनाडा में 3,56,000 से भी ज़्यादा बौद्ध रहते हैं। ओके। यहूदी धर्म, यहूदी धर्म को देखें, अभी आपने देख रहा है, अभी आप देख रहे हो कि इजराइल एक यहूदी देश है, उस पर क्या कर रहा है कि मुस्लिम कंट्री अटैक कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि इजराइल मुस्लिम कंट्री पर अटैक कर रहा है। मैं इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा भविष्य में। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, तो यहूदी धर्म को देखें तो कनाडा में 4th लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है। ठीक है, तो यहूदी धर्म कनाडा में है कितना, 3,74,000 से भी ज़्यादा यहूदीज वहाँ पे रहते हैं। मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड आर्थिक रैंकिंग में कनाडा का स्थान कितना है, तो वर्ल्ड आर्थिक रैंकिंग यानी कि इकोनॉमिक को देखें तो जो कनाडा की इकोनॉमी है वो कितनी बूस्ट है, अगर उसको देखें तो वर्ल्ड रैंकिंग में कनाडा 9th नंबर पे है, ये फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार है। ठीक है, ये फोर्ब्स मैगजीन 2025 में मैंने देखा, तो मैं आपको बताऊं तो फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग कनाडा 9th नंबर पे है और इसकी इकोनॉमी $2.23 ट्रिलियन है, $2.23 ट्रिलियन है। सॉरी। तो कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 को देखें तो अप्रॉक्स 1.4% इसकी इकोनॉमी भाग रही है, यानी कि इसकी इकोनॉमी की जो स्पीड है वो है 1.4%। अगर आप कंपेयर करते हो इंडिया से, हमारे देश भारत से, तो हमारा देश भारत जो कि जबकि कनाडा का वर्ल्ड रैंकिंग इकोनॉमी क्या है, 9th है, तो हमारा भारत का क्या है, 4th है। यानी कि हमारा देश जो भारत है वो अभी वर्ल्ड रैंकिंग इकोनॉमी में 4th नंबर पे है। कनाडा 2.23 ट्रिलियन है, तो हमारा देश भारत इससे कई ज़्यादा है। भारत को देखें तो भारत के पास $4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ठीक है, और इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 में लगभग 6.2% माना जा रहा है। ठीक, अब मैं बताऊं कि G7 यानी कि उससे पहले जो G6 था उसका निर्माण क्यों हुआ था। तो दुनिया में एक तेल संकट आया था, तो ऑयल प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि ऑयल प्रॉब्लम के कारण G6 ग्रुप बनता है। अगर आप ऑयल की इतिहास को देखो, ऑयल की हिस्ट्री को देखो, तो सबसे पहले अमेरिका में मैं यहाँ पर आपको चित्र दिखाता हूँ, फिगर के माध्यम से दिखाता हूँ। ये जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका एक शहर है पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पर पेंसिल्वेनिया सिटी है, स्टेट है, सॉरी, क्या है, पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है यूएसए की, जहाँ पर इस अमेरिका में, ये पूरे के पूरे अमेरिका में क्या हुआ था, सबसे पहले तेल का खोज हुआ था। और जहाँ पर तेल का सबसे पहले खोज हुआ था वह एक कर्नल का घर था। वह क्या था, कर्नल का घर था। अगर तेल का इतिहास को हम अगर ऐतिहासिक महत्व पर देखें तो तेल का खोज सबसे पहले चीन में हुआ था। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा चीन है। ठीक है, यहाँ पर चीन है जो कि भारत से सटा हुआ देश है, लगा हुआ देश है, इसकी सीमा भारत से लगी हुई है। तो यहाँ पर चाइना में सबसे पहले तेल का खोज हुआ था, और चाइना में जो तेल का खोज हुआ था वह 600 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि 600 BC पहले हुआ था। ठीक है, इसके बाद तेल का इतिहास धीरे धीरे कई कंट्रीज में एक साथ चलने लगता है। लेकिन क्या होता है कि 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी से पहले भी बात करूँ तो 1860 ईस्वी के आसपास सऊदी अरब में तेल का जो खोज है वो काफ़ी जोर शोर से चलने लगता है। और सऊदी अरब को जैसे ही पता चलता है कि उसके देश में तेल की खानें हैं, तेल की कुएँ हैं, तेल पर्याप्त मात्रा में है, तो वो क्या करता है, डंपिंग करना शुरू कर देता है। अब देख रहे हैं, ये है सऊदी अरब। ठीक है, यह है सऊदी अरब, और सऊदी अरब का जो पूरा का पूरा हिस्सा है वह तेल से ही भरा हुआ है। ठीक है, ये देखो,
ये सऊदी अरब है, मैं दिखाऊँ आपको, ये सऊदी अरब का पार्ट है। आप लाइन को देखना अच्छे से, मेरा लाइन लगभग उसके आसपास जा रहा है। ये ये है हमारा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में तेल की खानें जब पाई जाने लगी तो कई अरब मुल्क मिल करके क्या किए कि यहाँ पर एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, और इस ग्रुप का नाम पड़ गया, इस ग्रुप का क्या नाम पड़ा भाई, इस ग्रुप का नाम OPEC रखा गया। कि OPEC का मतलब क्या हुआ, OPEC का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। ठीक है, तो OPEC की स्थापना जब होती है सन 1973 में, यानी कि अक्टूबर 1973 में एक तेल संकट आता है। इस तेल संकट का आने का मुख्य कारण क्या था, इस तेल संकट का मुख्य आने का कारण था कि 1977 मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स पर इजराइल की सेना पर हमला कर दिया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी इन देशों पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण खाड़ी के देश खाड़ी देश के ग्रुप ने सीरिया और मिस्र की हेल्प की, बट अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी। अमेरिका क्या किया था, इजराइल की मदद किया था। बस अमेरिका का इजराइल के इस मदद करने के कारण इस समय जो भी ओपेक यानी OAPEC का यानी ओपेक का देश थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो 1973 में मिस्र और सीरिया पे क्या करता है, मिस्र और सीरिया क्या करता है, वो अटैक कर देता है इजराइल के जो प्रायद्वीपीय पार्ट्स हैं उस पर, जिसका नाम क्या था, गोलान हाइट्स पर उसकी सेना थी, इजराइल की सेना थी, उस पर हमला कर देता है। और इजराइल की सेना एक और जगह थी, सिनाई प्रायद्वीप, उस पर भी क्या करता है, ये मिस्र और सीरिया मिलकर के अटैक कर देता है। तो अटैक जब करेगा तो जवाबी कार्रवाई यानी कि इजराइल भी करेगा। तो इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा उतर जाता है, और अमेरिका जब खड़ा उतरता है तो अमेरिका के साथ जो यूरोपीय संघ के देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश मिलकर के अमेरिका का साथ देते हैं। जहां अमेरिका जाएगा भाई वहां वो लोग भी जाएंगे। तो अमेरिका क्योंकि इजराइल का साथ दे रहा था, इसलिए ये सारे देश जो कि पहले से ही OAPEC यानी कि OAPEC अलग ये ब्रांच है, अलग ग्रुप है, लेकिन मैं बात करूँ तो OPEC के सदस्य थे। और उस समय में जब OPEC बना था 1973 में, तो उस समय में मात्र 5 देश थे। कितने देश थे, 5 देश थे। तो इन 5 देशों ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि अगर ये देश जो कि अमेरिका के साथ हैं और इजराइल की हेल्प कर रहे हैं, तो हम उनको क्या नहीं देंगे, हम लोग उनको तेल बंद कर देंगे, हम लोग उनको तेल मना कर देंगे, हम लोग उसको तेल और तेल से जुड़ी जो भी ऊर्जा की स्रोत है उसको देना बंद कर देंगे, एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी कि ओपेक के ग्रुप ने क्या किया, अमेरिका और यूरोपियन संघ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तेल को प्रतिबंधित कर दिया, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिससे क्या हो गया, ग्लोबल अशांति फैल गई। तब जा करके फिर तब जा करके उस समय में ही 1973 के बाद मैंने जो आपको बताया था कि G6 का ग्रुप बनता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, G6 का भी ग्रुप बन जाता है, क्योंकि जैसे ही तेल संकट आता है तो तेल संकट के कारण ही क्या बना था, G6 का ग्रुप बना था। क्या बना था, G6 का ग्रुप बन गया था, और उसका हाल ही में क्या हुआ, बैठक हुआ है। तो G6 जब बना था तो उस समय में कौन कौन से देश थे, उस समय में देश था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, इटली, जापान, जर्मनी, लेकिन कनाडा नहीं था। कनाडा 1976 में जुड़ता है, जबकि G6 का स्थापना कब हुआ था, अगर देखें तो G6 का स्थापना 1975 में होता है। तेल संकट कब आता है, तेल संकट 1973 में, 1973 में तेल संकट आता है, और G6 का स्थापना 1975 में होता है। ठीक है, तो अक्टूबर 1973 में तेल संकट आता है। तेल संकट क्या है, इसके कौन से मुद्दे थे, क्यों ये मुद्दा भयानक रूप ले लेता है, और ये पूरा विश्व को एक तरह से क्या करता है, इसमें झोंक देता है, और एक तरह से देखें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति जैसी बन गई थी, लेकिन ये बनते बनते ही रह गई थी। तो 14 सितंबर 1960 को G6 सॉरी 14 सितंबर 1960 को क्या होता है, ओपेक की स्थापना होती है। तो 14 सितंबर 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन यानी कि बगदाद कॉन्फ्रेंस में ओपेक को खड़ा किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। उस समय मूल देश कितने थे, 5 देश थे।
तो उस समय में ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ था? उस समय में ओपेक का हेडक्वार्टर गल्फ कंट्रीज में ही था। बाद में 1965 में इसे वियना कर दिया गया। तो वियना एक सिटी है, ठीक है। वियना एक सिटी है, किसका सिटी है? ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का एक सिटी है वियना। वहीं पर जो ओपेक का हेडक्वार्टर है वो 1965 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ओपेक को, यानी कि ओपेक को देखें तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज, ठीक है। ओपेक की लैंग्वेज क्या है? ओपेक की लैंग्वेज इंग्लिश है। करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर्स, ठीक है। ओपेक में वर्तमान में कितने देश हैं? ओपेक में वर्तमान में 12 देश हैं, यानी कि 2025 को देखा जाए तो अभी ओपेक में, ओपीईसी में 12 देश हैं। जबकि 2014 में, कितने में? 2014 में रूस क्या करता है? क्रीमिया पर अटैक कर देता है। तो रूस अगर क्रीमिया पर अटैक कर देता है तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा रूस, ठीक है, ये रहा रूस। रूस क्या करता है? क्रीमिया पर, यानी कि यूक्रेन का एक शहर है। देखो रूस कितना बड़ा क्षेत्रफल में है। रूस का क्षेत्रफल देखो तो ये रहा रूस, ठीक है। इस तरह से कुछ ये आप समझ सकते हो कितनी बड़ा इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है ये रूस, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। यह है रूस। तो रूस का ही बंटवारा होता है 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1992-93 के आसपास रूस का बंटवारा जब होता है, यूरोपियन संघ का बंटवारा होता है, तो उससे एक देश निकलता है जिसका नाम है यूक्रेन। और यूक्रेन का एक सिटी है क्रीमिया, यहाँ पर कुछ पड़ता है, जहाँ पर मैंने डॉट लगाया है वहाँ पर। तो यूक्रेन की जो एक सिटी है क्रीमिया, क्रीमिया पर रूस क्या करता है? अटैक कर देता है। ये जो रूस है वो क्या कर देता है? क्रीमिया पर अटैक कर देता है। मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ है यूक्रेन और ये इतना बड़ा सा आबाद, ये इतना बड़ा सा जमीन इसके पास, रूस के पास है। ये रूस क्या करता है? यूक्रेन की सिटी क्रीमिया, मैंने जो यहाँ पर डॉट डाला भी, तो उस पर वह क्या करता है? अटैक कर देता है 2014 में। 2014 में क्या करता है? अटैक कर देता है। तो जब ये अटैक कर देता है तो इसे, यानी रूस को G7 शिखर से हटा दिया जाता है। G7 शिखर से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो अभी मैंने पढ़ा कि ओपेक के बारे में। तो ओपेक में अभी कितने देश हैं? 12 सदस्य हैं, 12 देश हैं। तो ये 12 देश हैं। ये देश हैं अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोला जाता है, ठीक है, और वेनेजुएला। अगर इन सभी देशों को मैं अगर नंबर पे डाल देता हूँ और उस नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं मैप पर दिखाना चाहूँ आपको, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये देश। मैंने पहला नंबर रखा है अल्जीरिया का। तो चलिए अल्जीरिया को देखते हैं कि अल्जीरिया का भौगोलिक स्थिति क्या है और वर्ल्ड मैप पर वो कैसा दिखता है। तो नंबर 1 मैंने उसका कोड रखा है और आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ अल्जीरिया को। तो अल्जीरिया है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो अल्जीरिया यहाँ पर है और एक नंबर में अल्जीरिया हो गया। दूसरा नंबर में आप देखो तो दूसरा नंबर में कौन सा देश है? दूसरा नंबर में इक्वेटोरियल गिनी। तो गिनी कहाँ है? गिनी हमारा यहाँ हो जाता है गिनी, ठीक है। ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका गिनी। आप देख रहे हैं गिनी को, ठीक है। गिनी के बाद कौन सा देश है? गिनी के बाद देखें तो गिनी के बाद हो जाता है गैबोन। ये अफ्रीकी देश है। आप अफ्रीका में देखना, अफ्रीका में आपको दिखाई देगा गैबोन। आपको गैबोन दिखाई दिया गया यहाँ पर गैबोन है, ठीक है। ये हो गया आपका गैबोन। गिनी भी देख लिया आपने इस यहाँ पर इस तरह। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, गिनी हो गया, गिबॉन हो गया। अब ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत। तो ईरान को देखें तो ईरान कहाँ है? वर्ल्ड मैप में ईरान को देखें तो अभी हाल ही में ईरान पर लगभग 8 दिनों से हमला किया जा रहा है। किसके द्वारा हमला किया जा रहा है? वो किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। तो हम ईरान जो है यहाँ पर ईरान हो गया। कुवैत बहुत छोटा सा देश है, ये हो गया आपका कुवैत, ये हो गया कुवैत। और ये हो गया कतर, ये हो गया कतर, ठीक है। और ये हो गया आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये हो गया यूएई, ये हो गया यूएई, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा देश जो इस प्रकार का है, ये हो गया आपका यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूएई हो गया, यहाँ हो गया कुवैत आपका, इस यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका कुवैत, ये हो गया ईरान, यहाँ हो गया आपका इराक,
ठीक है। और बहरीन को देखें तो बहरीन भी बहुत छोटा सा देश है, यहाँ पर हो गया आपका बहरीन, ठीक है, यहाँ हो गया बहरीन। ये सारे देश हैं जो कि ओपेक के मेंबर्स हैं। तो ओपेक तो हो गया, आगे देखते हैं। इन सबों ने आपस में मिलकर के एक संगठन बनाया है जिसे OPIC, क्या कहा जाता है इसे? OPIC कहा जाता है, OPIC कहा जाता है। इन सबों ने मिलकर क्या बनाया है? एक संगठन बनाया है जिसे क्या कहा जाता है? OPIC कहा जाता है, OPIC कहा जाता है। तो OPIC के देश मैं अगर नक्शा में दिखाऊं, मैप में दिखाऊं, तो इस तरह से कुछ दिखता है यहाँ। कुछ प्रश्न है कि कनाडा में हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर है, कनाडा की हिंदू जनसंख्या वर्ष 2021 के जनगणना के अनुसार 8,28,000 से अधिक है, जो कि कनाडा की कुल आबादी के 2.3% के बराबर है। यही नहीं, कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, क्योंकि कनाडा का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियन कौन है वहाँ का? मुस्लिम है। और थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस कौन है? हिंदू है। कनाडा का क्षेत्रफल कितना है? तो कनाडा का क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थलीय देश है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ही है मात्र। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है, मैं धीरे धीरे इसमें काफ़ी प्रोग्रेस करूँगा। जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट में बोल सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।